देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है, अगर कोई भी जमीन मान लेते हैं बहुत साल पहले ले लिया है, ठीक है, लेकिन अगर आज तक उसमें क्या कर रहा है कि वो उसका रसीद जो है कटा रहा है, ठीक है, और आज तक वो क्या किया, रसीद भी कटा रहा है और लंबे समय से कटा रहा है, और साथ में उस व्यक्ति का कब्जा भी है। अब कुछ समय बाद जो है एक आदमी आता है ना, कोई भी आदमी जो है, ठीक है, वो आता है और वो कहता है कि मेरा जो एक तरह से ये एक जमीन का जो केवाला है वो पहले का है, लेकिन उसकी रसीद नहीं कटती, वो टैक्स जमा नहीं करता है, बहुत तरह के रीजन है, और ना उसका कब्जा होता है। हाँ, अब यहाँ पर किसकी जमीन होगी, सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है, किसकी ये जमीन होगी। अब ये जमीन है, इसमें दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो एक तरह से पहला जो आदमी है, एक तरह से उसका केवाला यहाँ पर जो है वो उससे पहले का है, ठीक है, और दूसरा आदमी जो है यहाँ पर, दूसरा जो आदमी है फिर उसके बाद का है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये कर रहे हैं कि 1985 में हमने जमीन लिया, आज तक रसीद कटा रहे हैं, 35 साल से हमारा कब्जा है, और दूसरा ने 1981 में जमीन लिया और आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, कोर्ट में केस करने गया, किसकी जमीन होगी। तो देखें, जमीन जो है, ये जमीन अगर है तो ये व्यक्ति 35 साल से सरकार को टैक्स दे रहा, वर्तमान में ये व्यक्ति जमीन का मालिक है वो, लेकिन 1981 का अगर किसी का मान लेते हैं, 1981 में खरीद लिया है और वो केवाला सही है, मतलब एक तरह से जो रजिस्ट्री किया गया वो सही है, इसलिए क्या नियम क्या कहता है, जिसका केवाला पहले हुआ मान्यता उसी को मिलना चाहिए, कानून तो यही कहता है। लेकिन अब वो भी अपना केवाला साबित करने के लिए जाएगा, आप भी अपना वर्तमान में क्या है, आपका कब्जा भी है, ठीक है, और साथ में आप 35 साल से सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। देखें, कहीं ना कहीं आप भी घाटे में नहीं रहेंगे, ठीक है, घाटे में इसलिए नहीं रहेंगे कि जो विक्रेता जमीन का जो बेचने वाला है उसको एक तरह से उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है, इसलिए कि अगर कोई भी किसी का गलत करेगा, किसी के साथ धोखा करेगा, 420 करेगा, दो आदमी को जमीन बेचेगा, तो ये एक तरह से का अपराध है, और इस तरह का कोई अपराध करता है तो अगर मामला एक तरह से कानून में जाता है, मामला अगर कोर्ट में जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है, ठीक है। तो सवाल आएगा कि किसकी जमीन होगी। देखें, ये फैसला कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर बात एक शब्दों में आपको हम कहें कि जो मान्यता की बात है, तो अगर किसी को सही तरीके से, अगर दोनों के वाला सही है, तो जिसको पहले बेचा जाता है उसी का मान्यता होता है। देखें, आपके जमीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जब आपने जो आपका प्लॉट है, जब उसका आप मैप देखेंगे और इसमें मान लेते हैं 131 एक नंबर दर्ज है, 131 नंबर जो है मैप में दर्ज है, नक्शे में दर्ज है, जब आप इसको देखेंगे, इसको देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा, इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको क्या जानकारी मिलेगी, हर सिचुएशन को देखना है, हर कंडीशन को समझना है। अब इसमें जब ये देखेंगे तो आपको ये प्लॉट का नंबर एक तरह से मिलेगा, प्लॉट नंबर, और ये प्लॉट नंबर सबसे महत्वपूर्ण जो है एक तरह से होता है, इसलिए कि ये नंबर से लैंड का पोजीशन पता चलता है, और ये नंबर कभी भी गलत अगर होता है तो इसका सुधार, इसकी अगर मान लेते ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि जो आपकी प्रॉपर्टी है और अगर वो गलत है तो इसका मतलब जो है, अगर दूसरा नंबर आपके ऊपर चढ़ गया है तो कहीं ना कहीं आप दूसरे प्लॉट के अभी वर्तमान में जो है वो मालिक हो जाते हैं, जिसकी सुधार होती है। ऐसा नहीं कि सुधार नहीं होता है, बहुत लोग इसको जो है खसरा नंबर, यहाँ पर खसरा नंबर भी बोलते हैं, है ना, और उसको जो अगर बात करें, प्लॉट नंबर हो गया, खसरा नंबर हो गया, है ना, प्लॉट का नंबर हो गया, है ना, और उसके साथ साथ जो है आप देखें कि गाटा भी संख्या बोलते हैं, है ना, गाटा संख्या, तो ये बहुत तरह के, देखें, ये नाम है और नाम ही पहचान है, ठीक है। जैसे इन सभी के लिए जो है मान लेते हैं कोई खाता बनाया गया, है ना, खाता बनाया गया, इसके लिए खतौनी जो है यहाँ पर अगर बात करें तो वो भी बनाया गया, है ना, खतौनी, खाता, खतौनी, तो ये सभी जो है ना नाम है। अब इस सब का एक अपना मतलब है, इस नाम के अपने मतलब है, इसका एक मीनिंग है। अब ये सभी के लिए अब ऐसा जो है जहां पर है कि अब
जो प्लॉट का नंबर है जिसके पास जिसका राइट है उसके लिए बहुत सारे राज्य में जो है ना जमाबंदी नंबर दे दिया गया, जमाबंदी नंबर दे दिया गया। ठीक है, अब उससे जमाबंदी नंबर से क्या हुआ कि उससे लैंड का वर्तमान में कौन रेवेन्यू जमा कर रहा है उसका पता चल जाता है। ठीक है, अब वो जो है अब तो रेवेन्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कब से दे रहा है, उसका पोजीशन, उसका उस पर लैंड चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा, वो सारा डिटेल जो है पता चल जाता है। अब जैसे ये सवाल पूछ रहे सर एक जो है बहुत बड़ा समस्या है, आप क्लियर कर देंगे। मेरे पास दादाजी के नाम से चल रहा है जमाबंदी, लेकिन उसमें जो है खाता और खेसरा नंबर नहीं चढ़ा है, खतियान जिला अभिलेख में नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? सबसे पहले ऑनलाइन खतियान आप जो है देखना अभी देख लें, इसलिए कि बहुत सारे राज्य में जो है अब ये ऑनलाइन मौजूद है। आपका जो प्लॉट का नंबर आपके पास है उस प्लॉट नंबर से आप जो है अपने क्षेत्र के खतियान को सर्च कर सकते हैं। और रही बात कि आप जो है अगर मान लेते हैं पुराना अगर ढूंढना चाहते हैं तो पुराना ढूंढने के लिए फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिला अभिलेख जाना पड़ेगा। लेकिन जो नया है, जो आपके कब्जे में भी वर्तमान में जमीन है, उसका नया प्लॉट नंबर है जो आप उसको ऑनलाइन भी जो है सर्च करके देख सकते हैं। साफ साफ शब्दों में समझ लें कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर मान लेते हैं कि दाखिल जो खारिज है अगर नहीं हुआ है ना, म्यूटेशन अगर जो है यहाँ पर नहीं हुआ है, तो साफ साफ इस जो है शब्दों में आप समझ लें कि दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं है। ठीक है, तो आपका संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं होगा। इसीलिए कि अगर आपका म्यूटेशन नहीं हुआ, आपका दाखिल नहीं खारिज नहीं हुआ, तो आपका दस्तावेज का किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं है। मतलब ये कि जो दस्तावेज में नाम दर्ज है, वर्तमान में जो दर्ज है, आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी, आपने जो है उसका म्यूटेशन नहीं करवाया, दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं जो है उसका अधिकार जो है कानूनी तौर पे जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखें दाखिल खारिज म्यूटेशन के बाद क्या होता है कि जो टैक्स है ना, टैक्स जो है एक तरह से आप देने वाले हो जाते हैं, एक तरह से आप देने वाले हो जाते हैं। मतलब इस प्लॉट का, इस जमीन का, इस मकान का जो सरकार को टैक्स देना है, सरकार को जो है एक तरह से सरकार को क्या देते हैं, आप पैसा देते हैं, है ना। जो भी टैक्स एक तरह से निर्धारित किया जाता है, हाउस का टैक्स हो, प्लॉट का टैक्स हो, या मान लेते हैं कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर एक तरह से स्ट्रक्चर है उसका टैक्स हो, तो आपके नाम अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है और आप जो है ना आप टैक्स पे कर रहे हैं, ना आप जिसका नाम पहले से वो टैक्स पे कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी पर जो है आपका अधिकार इसलिए नहीं होगा कि आपने टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन अगर नहीं है तो समझ लें कि आपके हाथों से वो संपत्ति जा सकती है, आपका मालिकाना हक जो है। इसलिए कि अगर आप म्यूटेशन ही नहीं कराए हैं तो आप उस पर दावा क्या करेंगे, किस प्रकार का आपका दावा होगा? आपने सरकार को कभी पैसा दिया, नहीं दिया। आपने संपत्ति कब खरीदा? 30 साल पहले, 50 साल पहले, और आज तक आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो है सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो आपको एक तरह से एक्शन लेना चाहिए, जहां तक हो प्रयास करना चाहिए। आपका म्यूटेशन क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाया, बहुत तरह की चीजें हैं। उसमें विलंब करना जो है आपको समस्या उत्पन्न जो है वो कर सकता है। सवाल ये कह रहे हैं कि सर हमने 25 साल पहले एक प्लॉट खरीदा है लेकिन हमने दाखिल खारिज नहीं कराया, बेचने वाला तो मर चुका है, अब उसके पोते के नाम जमाबंदी में है। ये बहुत एक तरह से है। अब सभी ने मना कर दिया तो सिविल कोर्ट हमारे पक्ष में हो सकता है क्या? बिल्कुल। देखें कहीं भी आप अगर जाएंगे म्यूटेशन आप चाहें तो एक तरह से सिविल कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। म्यूटेशन अपील आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास यानी एडीएम कोर्ट में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एडीएम कोर्ट में कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो भी करना आज आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करें और उसमें जो रिजेक्ट हो गया है उस रिजेक्ट का फाइल करें। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी जो भी आपको एक तरह रिजेक्शन का कारण है वो आपको स्पष्ट तरीके से अगर वहां पर दिया हुआ, मेंशन किया हुआ कि नहीं पोते के नाम से वर्तमान में दादा ने बेचा है, पोता के नाम से जमाबंदी कायम है इसलिए रिजेक्ट हो गया, तो वो सारा कंडीशन स्पष्ट को लेकर आप जा सकते हैं कि इस तरह का समस्या है। हमने एक लंबे समय यानी 25 साल तक म्यूटेशन जो है नहीं करवाए, तो फिर उस पर एक आदेश जारी होगा, उस आदेश अनुसार जो है जो अधिकारी हैं आपका म्यूटेशन करेंगे।